एक नया समस्या के रूप में जो है वो उत्पन्न हुआ। और इसका एग्जाम्पल आप और हम बहुत अच्छे से देखें। अगर हम लोग देखें तो पिछले 10 साल में अगर हम बात करें तो मेरे पास अभी फिलहाल जो हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट जो है वो, ये मेरा तीसरा हैंडसेट है, नहीं चौथा हैंडसेट है। सबसे पहले 2007-8 के आसपास में रिलायंस का कीपैड वाला फोन 800 या 1000 रुपए में 1000 मिनट का कॉलिंग कुछ ऐसा वैसा था, कुछ ऑफर, तो मैंने उस समय फोन लिया। वो डब्बा आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब वो पूरा फोन आज भी पड़ा हुआ है, नॉन फंक्शनल है, एक वेस्ट की तरह पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कलर स्क्रीन फोन का जो है वो चलन आया, स्लाइडिंग वाले फोन्स का जो है वो बहुत चलन आया, तो स्लाइडिंग वाले फोन्स जो है मैंने लिए। ये बात हो गई 2014-15 के आसपास, 15 भी नहीं और पहले 13-14 के आसपास। वो फिर गया जमाना और वो फोन खराब हुआ, वो मेरे पास पड़ा रहा। फिर जो है वो 2013-14 के आसपास जो है वो मैंने फिर जो है एक स्मार्टफोन लिया। तब इंटरनेट का जो जमाना आ गया था, रिलायंस जियो आ गया था, जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो इंटरनेट बेस्ड होने लगी थी, टच स्क्रीन का जमाना आ गया था, बढ़िया लोग मेगापिक्सल में कैमरा जो है वो आने लगे थे, तो उस फोन को लिया। अब वो फोन जो है 3-4 साल सर्विस देने के बाद खराब हुआ, तब 2020-21 में जो है मैंने ये नया फोन लिया। और अभी जो फोन की ड्यूरेबिलिटी आप देखेंगे जनरली, तो मुश्किल से 3 साल, हार्डली 2 साल अच्छे से चलेगा, जो जनरल आप 10-12 हजार रुपए के रेंज की फोन की बात कर रहे हो एक एग्जांपल के तौर पे, तो 2 से 2.5 साल हार्डली आप अच्छे से चलाएंगे उसको। 2.5 से तीसरा साल होते होते उसकी हालत खराब होने लगेगी, और चौथा साल होते होते वो आपके लायक नहीं रह जाएगा, आपको जो है वो चेंज करना ही पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो भारत जो है वो ई वेस्ट, इन सारे जो अब जो मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है मेरा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा की संख्या भी जो है भारत में जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये बहुत ही डेंजरस ई वेस्ट जो है वो हमारे यहाँ। तो 2011 के पहले भारत में इस ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए कोई रूल, कोई कानून नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब जब ये ई वेस्ट की संख्या बढ़ने लगी, और ये सिर्फ जो है वो मैंने एक मोबाइल का उदाहरण दिया, और यहाँ पे बैठे लगभग 17 लोग हैं अभी इस क्लास में, और 17 लोगों के साथ ये कहानी हुई क्योंकि वो उनके पास 1 या 2 फोन अब तक में जरूर रहा होगा, जब से ये फोन का सिस्टम जो है, या फोन जो है वो इतना कॉमन हो गया है। तो सबके पास 17 दूनी, अगर एवरेज भी पकड़े तो 34 को अभी मिला करके जो है वेस्ट मोबाइल पड़ा हुआ होगा, या आपने किसी को दे दिया होगा, फेंक दिया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो है हमने नहीं किया है। तो ये 2011 का पहले भारत में जो है वो ई वेस्ट को लेकर के जो है कोई रूल या ऐसा नहीं था। उसके बाद 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो है वो लाया गया, एक नियम जो है वो लाया गया कि इसको जो है वो कैसे किया जाए। और ये हाईलाइटेड अभी करंट अफेयर्स में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2012 में इससे 2022 में इससे रिलेटेड जो है वो अमेंडमेंट किया गया है। तो वर्तमान में करंट पर्सपेक्टिव से यह है कि हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 हैज बीन अमेंडेड, और इसको जो है वो ई वेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडेड रूल्स 2022 के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। अब क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जवाबदेही तय की गई है। जो ये मोबाइल फोन बना रहे हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, कैसा भी पार्ट लगा रहे हैं, खराब हो रहा है, उसको वो रिप्लेस करने के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अब उनकी भी जवाबदेही जो है वो तय की गई है। उनकी जवाबदेही जो तय की गई है कि कम से कम 60% जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ई वेस्ट है, उसको वो रिसाइकिल करें बाय 2023। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक चीजें हैं, इसको लेकर कई क्रिटिसिज्म भी कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां, जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, कि हम उसको रिसाइकिल क्यों करें, उसको रिसाइकिल करने में हमको ज्यादा खर्चा आ रहा है, नया प्रोड्यूस करना हमको सस्ता पड़ रहा है। तो इसको लेकर के भी जो है सरकार बोल रही है नहीं, यहाँ सस्ता महंगा की बात नहीं है, यहाँ वेस्ट हैंडलिंग की बात है, यहाँ हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर की बात है, हमारे भविष्य की बात है। तो जो है वो आप इसको करिए। तो इसको नियम से अब जो है बांध दिया गया है कि अब ये जो कंपनियां, आप देखेंगे कि ज्यादातर कंपनियां अब जो है आपके पुराने मोबाइल फोन को लेने के लिए आज की डेट में तैयार हैं। आप जाके देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तो आप नया फोन खरीदेंगे तो आपको एक कॉलम जो है वो दिखेगा कि आप पुराना फोन जो है वो सबमिट करना चाहते हैं क्या, भले आपको कीमत दे न दे, लेकिन वो आपको एक ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसी ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल 2022 का जो है वो एक नतीजा है। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी जो है वो बहुत हो रहा है, खैर वो अलग चीजें हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या है कि भारत में जो है अभी भी ई वेस्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट ये सब जो है ना अपना एकदम शैशव अवस्था में, एकदम बालकाल्य में है। अभी इस पर बहुत ज्यादा काम जो है वो हुआ नहीं है, एकदम इन्फेंट स्टेज में जो है वो है। और अभी भी जो है वो यहाँ पर रिसाइकलिंग वगैरह को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट जो है वो नहीं किया जा रहा है। और रिसाइकलिंग करने को लेकर के जो है सेफ मेथोडोलॉजी जो है वो नहीं है। मान लीजिए सिलिकॉन का चिप है, उसको गलाएंगे तो हो सकता है गलाने से जो धुआं निकले वो बहुत जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन सब चीजों को, यानी इनको रिसाइकिल करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत अनसेफ स्थिति में जो है ये रिप्रोसेसिंग जो है वो किया जा रहा है। जो भी कंपनियां थोड़ा बहुत रिप्लेस कर रही हैं, किया जा रहा है। इसका आप एग्जाम्पल देखिएगा तो आपके इर्द गिर्द मोहल्ले टोले में जहां भी आप देखिएगा जो भी टीवी आदि रिपेयर करने वाले मैकेनिक हैं, उनके दुकान को एक बार जो है आप जरूर देखिएगा। मतलब सिर्फ वो बंदा के बैठने के अलावा और उसका जो एक दो टेबल ड्रॉवर है उसके अलावा जब आप चारों और नजर उठाएंगे तो आपको ई वेस्ट के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। इधर टीवी का किट तो उधर, वॉशिंग मशीन का किट तो उधर कुछ, तो उधर कुछ, और सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब सोचिए कि अगर गलती से वहां पर किसी तरह का आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया उस दुकान में, उस प्लेट में, उस मदरबोर्ड में, मान लीजिए टीवी का जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में कितने तरह के चिप लगे हुए हैं, किस मेटल का लगा हुआ है, उससे उठने वाला धुआं, वो क्या धुआं होगा, कितना जहरीला हो सकता है, इसका किसी को कोई अंदाजा तक भी वो नहीं है। या वो किस तरह के आयंस इमिट कर रहे हैं, कैंसरकारी आयंस इमिट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये उस बैठने वाले दुकानदार को तो पता ही नहीं है। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को जो है वो पता नहीं है। तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट जो है वो निकलकर सामने जो है वो आ रहा है। तो इसलिए जो है इसका रिसाइकलिंग भी जो है वो बहुत अच्छे पैमाने पर जो है वो नहीं हो पा रहा है भारत में, और इसको लेकर रूल रेगुलेशन और स्टडी करना जो है वो बहुत बाकी है। और दूसरा क्या है कि भारत जो है अभी भी ये ई वेस्ट को लेकर के उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको डिसमेंटल करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो तय जो है वो नहीं कर पाया है। जरूरी नहीं है कि हर ई वेस्ट जो है वो एक ही तरह से डिसमेंटल किया जाए। किसी को कुछ अलग टेम्परेचर प्रेशर पे डिसमेंटल किया जा सकता है, या कोई दो तरह के वेस्ट को एक साथ आप कर दिए तो वो मिलके कुछ तीसरा गड़बड़ चीज बन गया। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी भारत में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे वेस्ट को लेकर के, और बहुत ज्यादा जो है वो आने वाले समय में फैटल होने वाला है। और गवर्नमेंट जो है इस पर अब ध्यान देना शुरू की है, अब जो है वो ध्यान देना शुरू की है। तो उम्मीद है आने वाले 10 सालों में जो है इस पर बहुत सारी चीजें जो है वो होगा। और इनमें जो है सबसे बड़ी बात है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो तय करनी चाहिए। आपको जो चिप सेट दिया गया इसका कोई मानक नहीं है, सिर्फ आपको कहानी सुना दिया गया हेलियो G8 मीडिया टेक चिप प्रोसेसर। अब उस हेलियो G8 मीडिया टेक चिप प्रोसेसर में आपको कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वो कैंसरकारी है कि आयनकारी है, ये आपको जो है वो पता नहीं है, या वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है ये आपको पता नहीं है। उसको आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जो आपका फोन हीट हो रहा है उससे कहीं कुछ आयन निकल रहा है क्या, इन सब चीजों को लेकर कोई क्लियर कट जो है हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना प्रोड्यूसर की है ना कंज्यूमर की है, कोई तय नहीं है। हम जो आज के डेट में अभी मान लीजिए मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इसमें जो भी मीडिया टेक प्रोसेसर लगाया गया वो प्रोसेसर किस मटेरियल का बना है वो आपको नहीं पता है। वो मटेरियल आपके लिए हार्मफुल है कि फ्रूटफुल है ये भी आपको नहीं पता है। आप उसको चार्ज कर रहे हैं, 2 घंटे का चार्जिंग है, आप गलती से 2.5 घंटे कर दिया, आपका फोन हीट हो रहा है। अब उस हीट का रेडिएशन तो निकल रहा है, अब वो रेडिएशन उस मटेरियल से टकराते हुए निकल रहा है कि क्या हो रहा है, इसकी कोई जवाबदेही जो है वो नहीं है वर्तमान में भारत में। तो ये भी जो है वो ई वेस्ट का एक बहुत बड़ा डायमेंशन जो है वो निकलकर भारत में जो है वो आ रहा है, और इसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल करने के लिए जो है भारत सरकार जो है वो काम कर रही है। और उसके लिए जो है वो तरह तरह के स्टडी, सर्वे, ये सब जो है वो कराने का प्रयास कर रही है। और ई वेस्ट एक ऐसा चीज है कि इसमें भयंकर वेराइटी है, मतलब इतना ज्यादा वेराइटी है कि आप खुद भी इसको जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट है, मेटेलिक वेस्ट है, रेयर अर्थ मिनरल्स के वेस्ट है, जैसे कि जो इसमें फोन में जो है वो तरह तरह का चिप्स वगैरह लगाया जा रहा है, उसमें कौन सा मेटल यूज किया जा रहा है आपको कुछ नहीं मालूम है, कोई जानकारी नहीं है आपको। बस सस्ता फोन, क्वालिटी फोन, टिकाऊ फोन के पीछे जो है वो हम लोग भाग रहे हैं, और वो फोन का जो रेडिएशन है वो हमको क्या नुकसान कर रहा है इसकी हम लोग को ना हमको जानकारी है, ना सरकार को जानकारी है, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह को जो है वो जानकारी है। तो इस तरह का चैलेंज जो है वो हमारे यहाँ ई वेस्ट को लेकर के जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड काम अब शुरू हुआ है। सबसे पहले मैनेजमेंट
रूल जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में लाया गया, उसको अमेंड करके 2022 में किया गया। अमेंडमेंट की सबसे बढ़िया बात यही रही कि अब जो है वो आप जो प्रोड्यूसर हैं उनको ये तय किया गया कि आप 60% प्रोडक्ट्स का जो है वो रिसाइकलिंग जो है वो 2023 तक जो है वो करेंगे, यानी उनको जो है वो रिसाइकलिंग के लिए बाध्य जो है वो किया गया है। और वर्तमान में जो है बहुत सारे चैलेंजेस है इसमें, हम लोग इसके चैलेंजेस के डायमेंशन को जितना जोड़े उतना डायमेंशन जो है वो हम लोग को मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं कि एक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है कि जो पॉल्यूट करेगा उसका पे करेगा। ये बहुत पुराना जमाना का कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है, 70s के दौर में, 60-70s के दौर से ही जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल चल रहा है। तो अब ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाने का योजना बना रही है सरकार इस ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग या रिसाइकलिंग कंपनी के साथ जो है वो इसका जो या प्रोड्यूसिंग कंपनी, सॉरी रिसाइकलिंग नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ जो है वो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल बनाने की जो है वो बात कर रही है। तो ये जो है वो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो है वो देगा। तो इन सब तरह की चीजों की जो है वो बात हो रही है। उसके बाद जो है वो एक फ्रेमवर्क लाने का भी जो बात की गई, उस फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट जो है वो तैयार है, हो सकता है आने वाले जो हमारा पार्लियामेंट्री सेशन होगा उस सेशन में ये बिल जो है वो पास हो जाए, जिसको प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। ईपीआर फॉर ई वेस्ट, ईपीआर फॉर ई वेस्ट के नाम से जो है वो जाना जा रहा है, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के रूप में जो है वो जान रहे हैं। और आगे देखिए क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं। और दूसरा जो है जागरूकता भी जो है वो बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। हमारा पढ़े लिखे लोग हैं तो अभी जितनी बातें की हमने इन चिप्स को लेकर के आपके दिमाग में जो है वो चल रहा होगा कि हाँ ऐसा चीजें हो सकती हैं, लेकिन यही गांव देहात के लोग जिनको नया फोन मिला है अभी हाथ में, उनको ये सब चीजें समझाइएगा तो समझ में आने से रहा। तो कंज्यूमर जागरूकता भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये भी जो है वो हम लोगों को जानना जरूरी है कि ई वेस्ट को लेकर के सरकार में अभी क्या क्या चीजें चल रही है। तो उम्मीद है कि क्लियर होगा कि क्या ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल क्लियर हो गया। तो एक एक्ट आ रहा है, एक्ट लाने का प्लान चल रहा है, राइट टू रिपेयर, ठीक ना। उसमें उसका प्लान यही है कि जो भी मतलब प्रोडक्ट रहेगा, जो भी उसमें उसके मोनोलॉग में, मतलब उसके बुक में ही सारा रिपेयर का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे उनको रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो उनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और जनरली ये फॉरेन, अमेरिका, यूके वगैरह में हो रहा है और इंडिया में इसको लाने का प्लान चल रहा है। और इसमें पूरा रिपेयर का हर एक चीज मतलब बनाए जाके खुद से रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। ये राइट टू रिपेयर का भी जो है वो बातें अभी जो है वो चल रही हैं। इस तरह के कुछ नए बहुत सारे डायमेंशन जो है वो निकल के आ रहे हैं। जैसे एक और डायमेंशन है जो कि इसी महीने नहीं, जुलाई महीने के पेपर में जो है वो आया हुआ था कि अभी जो है वो कूलिंग प्लांट्स जो है वो इंडिया के पास नहीं है, कि मतलब जो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अभी जो है एक मानक जो है बस ये है कि आपका जो है वो रूम के अंदर कितना ठंडा कर रहा है वही देख रहे हैं, लेकिन रूम के बाहर जो हमारा आउटर यूनिट है वो कितनी गर्मी पैदा कर रहा है वो अभी हम लोग जो है वो नहीं देख रहे हैं। यानी कि अलग अलग कंपनियां जो है वो चैलेंज तो कर रही है। टीवी में आप ऐड देखें तो वोल्टास ऑल वेदर मुथु स्वामी या कुछ ऐसा ही करके जो है एक ऐड है जो है वो बड़ा अच्छा आता है। मूर्ति कूल इनसाइड हॉट आउटसाइड करके क्या क्या जो है वो बड़ा कैची सा टैगलाइन ये सब बनाते हैं। तो क्या हो रहा है कि अंदर तो ऑल वेदर जो है आप कूलिंग दे रहे हैं, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं आप, यानी कि वोल्टास उस ऑल वेदर कूलिंग देने के लिए वो आउट वेदर में जो है वो कितना गर्म कर रहा है वो पता नहीं। वहीं हिताची जैसी कंपनियां हैं जो जापानीज कंपनी या अदर कंपनियां हैं, डाइकिन है, ये चैलेंज करता है कि मेरा आउटर यूनिट भी जो है वो रिलेटिवली कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसको लेकर के भी जो है अभी भारत में जो है बहुत चर्चा जो है वो जोरों पर है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इस पर जो है वो सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित कर रहा है और ये बता रहा है कि इंडिया का एवरेज टेम्परेचर जो है 0.62 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1901 से लेकर 2020 तक में जो है वो बढ़ गया है। और सिटीज में टेम्परेचर राइज का सबसे मेजर कारण जो है वो फ्यूल इमिशन के अलावा, वेहिकुलर इमिशन के अलावा जो बढ़ा है वो एयर कंडीशनर से जो है वो आ गया। तो सरकार एक हीट एक्शन प्लान लाने की जो है वो तैयारी कर रही है, जिससे कि हीट वगैरह को लेकर के जो है वो प्लान लेकर आएगी, मानक जो है वो तय करेगी कि कितना जो है वो हीट हो सकता है। इसी का एक एग्जांपल है माइक्रोवेव ओवन। घर में हमारे फ्रिजेस जो हैं, आप देखिएगा बाहर फ्रिज का दरवाजा खोलिए तो बड़ा
पोर्शन था वो कवर्ड पोर्शन था, मतलब जो भी उसका जो नेट वगैरह रहता है वो कवर्ड रहता है, आने लगे हैं ऐसे फ्रिज। तो वो इतना हीट ये कर रहा था कि जो उनके घर के दीवार पे जो प्लास्टिक पेंट लगा हुआ था, वो पेंट उस फ्रिज के शेप में जो है वो फ्रिज के जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में जो है वो फेड हो चुका था। तो जो दीवार का कलर है फ्रिज का ये है, ये हीट के, क्योंकि वो प्लास्टिक पेंट है, हीट है, तो वो उड़ रहा होगा हीट की वजह से। अब वो पेंट जो है वो किस क्वालिटी का होगा, उसने कितना पॉल्यूशन या कितना हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इमिट किया होगा, ये कह पाना जो है वो मुश्किल है। और फ्रिज जो है वो कितना हीट निकाल रहा है, ये कह पाना जो है मुश्किल है। तो इसलिए भारत सरकार जो है वर्तमान में इस चीज पर भी काम कर रही है और हीट एक्शन प्लान लाने को जो है वो अपना स्टडी वगैरह जो है वो कर रही है। भारत जैसा देश इन सब चीजों में बहुत पिछड़ा है। यहाँ अभी तक हम लोग जो है वो बस हिंदू मुसलमान से आगे निकल ही नहीं पाए हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद वहीं बनाएंगे, कि आगे जो है वो कितनी चीजें बढ़ चुकी हैं इसका अभी भारत के 80% जनता को जो है वो पता नहीं है कि ये सब चीजें जो प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो जो लोग रैली में जा रहे हैं और ठंडी बोतल के पानी पी रहे हैं, वो और नारा चिल्लाते चले जा रहे हैं कि जो है वो ये काम करेंगे वो काम करेंगे, वो उस फ्रिज ने कितना नुकसान किया है एनवायरमेंट का, इससे जो है वो पूरी तरह से जो है वो अनजान है हम लोग आज के डेट में। तो इन सब चीजों पर जो है वो वर्तमान में काम होना चाहिए और एक जो है वो एक्शन प्लान होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो आने वाले विकट समस्या से जो है वो बच सकें। तो इस पे भी जो है वो काम हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले सेशन में या आने वाले समय में हम लोग को हीट एक्शन प्लान से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आज के डेट में आ रहा है और नीड ऑफ द आवर है ये। इसमें व्हीक्यूलर इमिशंस को लेकर के भी जो है कि व्हीकल्स भी तो हीट निकल रहे हैं, उनका भी जो इंजन चल रहा है तो उसका कोई मानक नहीं है। टाटा का इंजन है तो जो है वो महिंद्रा का इंजन है, कौन इंजन कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कौन इंजन में कौन सा मटेरियल को लगाया गया है, किसमें कौन से अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, इसका कोई फिक्स मानक नहीं है। हो सकता है मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो वो चीप कार बनाने के लिए जो है वो इंजन में लेस हीट एब्जॉर्बेंट मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां मर्सिडीज ऑडीज और ये सब जो बीएमडब्ल्यू वगैरह जैसी कंपनियां वो जिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं वो बहुत हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इस वजह से उन गाड़ियों का दाम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका भी जो है वो कोई बहुत फिक्स्ड मानक जो है वो नहीं है भारत में। तो इस वजह से जो है हीट एक्शन प्लान भी जो है वो हम लोग को लाना जरूरी है। तो यही सब चीजें जो है वो अभी भारत में चल रही है करंट में। हम लोगों को हो सकता है ये सब चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है वो हम लोग क्वेश्चन में ना देखने को मिले, लेकिन हम लोगों को ये सब चीजें जो है वो जाननी और समझनी चाहिए। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है गिग वर्क फोर्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल और हीट एक्शन प्लान से रिलेटेड आने वाली चीजों को लेकर के? चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ भी आगे बढ़ा जाए। चलिए तो कुछ करंट अफेयर्स में और चीजों को जो है वो हम लोग देखते हैं, जिसमें कि वर्तमान में एक बहुत हाईलाइट चल रहा है चित्तूर झील। क्या है ये चित्तूर झील, क्या इसको लेकर के जो है वो हाईलाइट है कि हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है? सबसे पहले तो कहाँ है ये चित्तूर झील? सर आंध्र प्रदेश क्या? न चित्तूर नाम है तो आंध्र प्रदेश होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए और कोई कुछ गेस करना चाहें? तो ये चित्तूर झील जो है वो भिराच जिला उत्तर प्रदेश में जो है वो है। तो ये चित्तूर झील जो है वो एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल या पिलग्रिम साइट के रूप में जो है वो जाना जाता है और इसको जो है वो अष्टावक्र झील के नाम से भी जो है वो हम लोग जानते हैं। तो अष्टावक्र जो है वो ज्ञानी हुआ करते थे जो कि
शायद पोलियो अफेक्टेड हो या क्या हो, लेकिन उनके जो है वो शरीर में 8 गांठें थी, तो इस वजह से उनको अष्टावक्र कहा जाता है। और वो गीता पर जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो वो क्या कहते हैं, कमेंट्री जो है वो लिखे हैं, और वो क्रिटिकल कमेंट्री लिखे हैं, यानी गीता पे जो है वो एक एक शब्द पे जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए जो है वो उसका बात लिखे हैं। तो आप देखेंगे कि गीता होता है, एक अष्टावक्र गीता होता है, तो गीता जो पुस्तक है उसका क्रिटिसिज्म जो है ये अष्टावक्र ही जो है वो लिखे हैं। तो ये जो है वो भिराच जिला जो है उत्तर प्रदेश में, वहां पर है। इस झील को, जो चित्तूर झील है, इसको अष्टावक्र झील के नाम से भी जो है जानते हैं। और इसी झील से जो है वो तेरी नदी जो है वो निकलती है, तेरी नदी। अब ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी ये 3 चीजें तो फैक्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश में है, अष्टावक्र झील भी जानते हैं, अष्टावक्र कौन थे वो भी हम लोग समझ गए। लेकिन ये जो है वो अभी इंपॉर्टेंट या इसलिए हाईलाइट में है क्योंकि यहां पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो महाराजा सुहेल देव मेमोरियल पे जो है वो एक मूर्ति और डेवलपमेंट वर्क का जो है वो उद्घाटन किया है। अब ये महाराजा सुहेल देव कौन थे, कौन बताएगा? कौन थे ये सुहेल देव? नाम खूब सुनेंगे। अभी अमीश त्रिपाठी की एक बुक भी आई थी, द लेजेंड्स ऑफ सुहेल देव, पढ़े हैं आप लोगों ने? सुने हैं, पढ़े नहीं है। पढ़िएगा, अमीश त्रिपाठी के बुक्स को जो है वो जरूर पढ़िए, बहुत बेहतरीन लिखते हैं। मैंने तो उनका वो जो वायुपुत्र वाला जो था, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, और ये तीनों, और विश्वास करिए मैंने एक हफ्ता में तीनों किताब पढ़ी थी, मुझे इतना इंटरेस्टिंग जो है वो लगा था। तो बहुत बेहतरीन जो है वो मैथोलॉजी वगैरह को कनेक्ट करके जो है वो लिखते हैं। तो सुहेल देव क्या थे कि ये जो है एक लेजेंडरी किंग थे, श्रावस्ती के जो है वो राजा हुआ करते थे। और ये जो है वो गाजी मियां को हराने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। और ये जो है वो बहुत ही लेजेंडरी किंग जो है वो हुआ करते थे। तो अभी आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के लेसर नोन जो हमारे फाइटर्स हैं या लेसर नोन जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको भी जो है वो हाईलाइट करने का जो है वो काम कर रही है। तो इसी क्रम में जो है वो सुहेल देव जो है वो आते हैं, और ये जो है वो लोकल किंग थे उसी क्षेत्र के, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे जो है वो हिंदू किंग हुआ करते थे। और ये जो है वो बहुत अच्छी लड़ाई जो है वो लड़े थे और अपने एनिमीज को जो है वो डिफीट किए थे। तो इन्हीं सुहेल देव को रिस्पेक्ट देने के लिए जो है वो इनको जो है वो यहाँ पर चित्तूर झील में जो है वो महाराजा सुहेल देव का मेमोरियल और जो डेवलपमेंट वर्क है चित्तूर झील को लेकर के जो है वो किया गया था। तो यही है। और यहाँ पर जो है वो अष्टावक्र जो थे उनका आश्रम भी हुआ करता था। और इसके साथ साथ वहां पर जो है हर साल बसंत पंचमी को जो है वो मेला लगता है, जिसको कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो राजकीय मेला जो है वो घोषित कर दिया है। तो यही जो है वो चित्तूर झील अभी फिलहाल जो है वो हमारे काफी हाईलाइट जो है वो चल रहा था, खास करके सुहेल देव को लेकर के। क्लियर है ये? क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके, चलिए एक दूसरा नदी है जिसका नाम अभी बहुत फेमस है, यह है उमगोत रिवर। सुने हैं इसके नाम के बारे में? उमगोत रिवर बहुत अभी फेमस रहा है, और अभी हम इसकी सच्चाई बताएंगे तो आप लोग जरूर जो है हाँ हूँ जरूर कीजिएगा। कोई आइडिया? उमगोत, हाँ बिल्कुल मेघालय से रिलेटेड है। वो जो सबसे
फ्रेश वाटर जो है यस ना, यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये मैं 4 चल रहा हाँ, हूँ। ये भारत का क्लीनेस्ट रिवर जो है वो कहा जाता है, माना जाता है। और आप सभी के व्हाट्सएप में जो वो तस्वीर आज न कल आई ही होगी, जो नाव पर बैठे हुए और उसकी परछाई और जो वो पानी के नीचे का पेबल्स जो कंकड़ हाँ है वो सर। भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बोट जो है वो हवा में है। तो वो तस्वीर जो है इसी उमगोत नदी की जो है वो तस्वीर है, और ये सर मैं मेघालय में जो है वो सिचुएटेड है, और ये भारत का जो है वो, हाँ बोलिए। नहीं मैंने वहीं से बीटेक किया है, मैंने 4 साल वहीं रहा मेघालय में, तो अक्सर जाते थे वो अच्छा उमगोट रिवर। काफी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। बट अच्छा अच्छा जनरली ये सब फोटो में दिखता है सर। इतना भीड़ रहता है ना नॉर्मल टाइम में कि पानी का कलर सेम हो जाता है। अच्छा, तो ये तो खैर इन्वायरमेंटल और पोल्यूशन प्रॉब्लम के वजह से जो है वो, लोगों के भीड़ के वजह से जो है वो चीजें हैं, लेकिन करंट अफेयर की चीजों से तो यही है कि अब तो नहीं नहीं है, बहुत खूबसूरत है सर। मतलब अगर मॉर्निंग में जाइएगा या शाम तक जाइए, मॉर्निंग में या शाम तक जाइए तो ठीक रहता है, बीच में हाँ। ताकि भीड़ की वजह से काफी हो जाता है। लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह घूमने के लिए। तो खूबसूरत है, हाँ, जो भी तस्वीरें दिखती हैं वो बहुत खूबसूरत जो है वो है, बात सही है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इसके ऊपर जो है वो द्वाकी ब्रिज जो है वो बनाया गया है, द्वाकी ब्रिज, इसी उमगोत रिवर के ऊपर जो है वो द्वाकी ब्रिज बनाया गया है। दावकी, यस सर। DWA क्या है? दावकी, ओके, दवाकी, दवाकी, ठीक है, दावकी ब्रिज। आप वहां पे रहे हैं तो आपको बेहतर जानकारी है। तो ये दावकी ब्रिज जो है वो इसी उमगोत रिवर के ऊपर जो है वो है, और ये जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स, इन दोनों के बीच में जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री जो है वो बनाती है ये उमगोत रिवर। तो इस उमगोत रिवर को भी जो है वो जान के रखिएगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का भी जो है वो काम चल रहा था, जो कि अभी स्थानीय लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और वर्तमान में जो है वो शुरू जो है वो नहीं हो पाया है। तो इस पर जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाने की जो है वो बात चल रही थी, और जो कि अभी विरोध वगैरह की वजह से जो है वो नहीं हो पाया है। क्या पोजीशन है इसका, अभी बन रहा है क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, लगता है वो लीव कर गए हैं। नहीं सर, क्या बोल रहे नहीं हैं? सर, आ गया। आ गए। वो दावकी रिवर पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने की बात चल रही थी, वो बन रहा है या रोक दिया गया अभी? सर 4 साल पहले छोड़ दिए तो पता नहीं। अच्छा, हो सकता है, प्लानिंग तो चल रहा था। प्लानिंग चल रही थी, इसका रेजिस्टेंस हुआ था। तो फिलहाल जो है, जहाँ तक हाल फिलहाल में पता चल पाया है कि उस पे जो है वो अभी नहीं शुरू हो पाया है काम। काफी स्थानीय लोगों का विरोध जो है वो हो रहा है। सर 19 के बाद दोबारा गए नहीं वहां पे, तो पता नहीं है उसके बाद। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो अभी जो है वो अद्दू अटोल, यह भी जो है वो बहुत फेमस रहा है, बहुत चर्चा में जो है वो रहा है। तो क्या हो ये अद्दू अटोल, क्या है? कोई इसके बारे में जानते हैं, कुछ पढ़े हैं? अद्दू अटोल, सो ये यस बिल्कुल, मालदीव्स के मालदीव में आसपास है। का और चीज है। सबसे पहले ये समझिए अटोल, हाँ बोलिए बोलिए। उससे वही बता रहे थे कि इंडिया और मालदीव्स ने कुछ इसमें साइन किया है शायद। बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं आप, ये मालदीव्स में ही है। तो अटोल को समझना जरूरी है। पहले ही अटोल जो है वो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, यानी कि जिसको हिंदी में प्रवाल द्वीप कहते हैं हम लोग। और ये जनरली जो है वो एक रिंग की तरह जो है वो रहता है,
और जिसके बीच में जो है वो पानी जो है वो आ जाता है और चारों साइड जो है वो लैंड मास जो है वो आ जाता है। तो यही जो है वो प्रवाल द्वीप जो कि अटॉल कहलाता है, तो यही है। तो अद्दू नाम का एक अटॉल है जो कि मालदीव्स में है, जो अभी भारत के साथ काफी चर्चा में रहा है। तो उस समय मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, तो ये जो है बोले कि मालदीव जो है वो मालदीव सरकार जो है वो इस अब्दू अटोल पर जो है वो इंडिया का कोई कंसल्टेंसी या इंडिया का कोई ऑफिस जो है वो नहीं खोलने का जो है वो डिसीजन लिया है। एक तो मालदीव्स जिसको इंडिया पाल रहा है, उसकी इतनी जो है वो हिम्मत, इतना ऑडेसिटी कर लिया कि जो है वो इंडिया को मना कर देगा, वो भी मोदी जैसे पावरफुल लीडर को। तो जो है विवाद जो है वो गहरा गया। अब उसके साथ साथ भी जो है वो एस जयशंकर साहब जैसे जो है वो इंटेलिजेंट और बहुत डायनेमिक विदेश मंत्री के रहते हुए जो है मालदीव जैसा कंट्री इंडिया को अगर ये मना कर दे, इसका कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, कोई और कंट्री इसको प्रेशराइज कर सकता है। तो इस तरह की बातें जो है वो आ रही थी। तो इस अद्दू अटोल को जो है वो ध्यान रखिएगा, मालदीव्स के स्थानीय भाषा में जो है सीनू अटोल भी जो है वो बोला जाता है। और ये मालदीव्स में जो है वो है, और ये एक इंडियन ओशन का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो, और ये जो है सीनू जो है वो जो जगह है वो मालदीव्स का सबसे सेकंड सबसे बड़ा शहर भी है, सेकंड सबसे बड़ा जो है वो सिटी भी है। और लगभग 30,000 लोग जो है वहां पे रहते हैं, और 30,000 में 90% पॉपुलेशन जो है वो नेटिव भारतीय ही है जो वहां पे रह रही है। तो एक तो भारतीय आबादी, ऊपर से भारत जो है वो मालदीव्स को जो है वो इतना मदद दे रहा है, वहां पे क्रिकेट स्टेडियम से लेकर क्या नहीं जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी वगैरह सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो इसको लेकर के जो है वो विवाद है, भारत सरकार जो है इस पर जो है वो अपना प्रेशर जो है वो लगा रही है ताकि जो है वहां पर अपना ऑफिस या जो भी विवाद जो है उसको क्लियर किया जा सके। तो बस ध्यान में रखना है, अद्दू अटोल या जिसको हम लोग सीनू अटोल के नाम से भी जानते हैं, वो मालदीव्स में स्थित है। वहां पर जो है वो मालदीव्स का सेकंड सबसे बड़ा शहर है, और वर्तमान में जो है वो वहां पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है। इतनी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है अद्दू अटोल को लेकर के। क्लियर है? हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अभी जो है एक और नाम जो है वो हम लोग बहुत सुने हैं, सहतूत डैम सुने होंगे जरूर। क्या है ये सहतूत डैम? इसको लेकर के जो है वो काफी चर्चाएं जो है वो चल रही थी। कोई जानते हैं? सर ये शायद अफगानिस्तान में है। यस, बिल्कुल अफगानिस्तान में है। इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान में है सहतूत डैम, और ये जो है वो मैदन रिवर के ऊपर जो है वो बनी हुई है। और ये मैदन रिवर जो है वो काबुल नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी जो है वो है। तो यह सहतूत डैम, सहतूत बांध जो है वो अफगानिस्तान में है, जो मैदन रिवर पर बनी हुई है। और मैदन रिवर काबुल रिवर का, काबुल नदी का जो है सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। और ये जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं, द्विपक्षीय जो संबंध हैं, उसके बीच एक जो इनके आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए एक प्लान दिया गया है जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो अपनी विदेश नीतियों में जो भी द्विपक्षीय एग्रीमेंट वगैरह जो करती है, दो देशों के बीच जो एग्रीमेंट करती है, उसको न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप नाम देती है। जैसे मान लीजिए भारत श्रीलंका है तो न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप इंडिया श्रीलंका, मान लीजिए भारत भूटान है तो न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत भूटान। तो वो नए डायमेंशन को सर्च करने का काम जो है वो कर रही है। तो इसी तरह जो है वो जो भारत का न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, इसी के बीच जो है वो इस सहतूत बांध को जो है वो बनाने के लिए भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो समझौता कर रही है। और ये सेकंड मेजर डैम है जो भारत के तरफ से अफगानिस्तान को जो है वो समझ लीजिए मदद किया जा रहा है।
बनाने के लिए। इसके पहले जो है सलमा डैम भी जो है वो भारत ने जो है वो मदद किया था बनाने के लिए। तो सलमा डैम जो 2016 में जो है वो बनाया गया था, वो भी भारत की मदद से अफगानिस्तान में बनाया गया है। और दूसरा सहतूत डैम जो कि भारत की मदद से जो है बनाया जा रहा है और अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत। तो यही जो है वो सहतूत डैम को लेकर चीजों को जो है हम लोग को इतनी सी चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? हाँ चलिए, तो करंट अफेयर्स में जो है वो हम लोग इतने चीजों को ही जो है वो आज रखते हैं, क्योंकि फिर ओवरडोज जो है वो हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को जो है खोजने का जो हम प्रयास किए हैं, जो कि अक्सर हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें रिलेवेंट है। डायरेक्ट पूछ देगा सहतूत बांध कहाँ है, किस देश के बीच में जो है पार्टनरशिप है, इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे वापस जो हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं। कल हम लोगों ने जो है वो यूरोपियन एडवेंट में जो है फ्रेंच और भारत इंग्लैंड की जो है वो राइवलरी को जो है वो हम लोगों ने देखा और समझा। तीनों संधियों को देखा हमने। एक्सला सापला की संधि देखी हमने, पांडिचेरी की संधि देखी, और फिर पेरिस की जो है पीस संधि जो है वो हम लोगों ने देखा। तो वहां तक जो है वो चीजें जो है वो समाप्त हो गई। उसके बाद जो है वो हम लोगों का जो एक और विदेशी कंपनी जो आई, उसमें जो है वो हम लोग को देखना है कि जो डेनिश लोग जो है वो भारत आए, उससे रिलेटेड एक आध चीजें जो है वो देखनी है। तो ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका स्थापना जो है वो 1616 में किया गया, 1616 में, जिसका नाम जो है वो कंपनी देश सॉरी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नाम दिया गया। तो ये जो है वो 1616 में जो है वो बनी, और ये जो है वो आती है भारत व्यापार करने के लिए। और आते हुए जो है ट्रांकेबार में जो है वो तंजौर के निकट ट्रांकेबार है, वहां पर जो है वो अपना 1620 में एक फैक्ट्री जो है वो बनाती है। और ये जो है वो इसके बाद श्रीरामपुर जो कलकत्ता के निकट है, वहां पर भी जो है वो अपना इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर लेती है। और वो जो है आए यहाँ पर, और इसके बाद इस दौर में हम लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिश फ्रांस ये सब का जो है वो मोनोपोली यहाँ पर चल रहा होता है। और बहुत जल्दी ही जो है वो डेनिश लोगों को यहाँ से जो है वो भगा दिया गया। और खास करके ब्रिटिश लोग जो है इनकी श्रीरामपुर वाली जो फैक्ट्री वगैरह है उसको जो है वो खरीद लेते हैं 1845 में। और डेनिश का जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यापार में जो है वो रोल देखने को नहीं मिलता है। और 1845 में अंग्रेजों को बेचने के बाद जो ये कंपनी है इनकी, वो जो है भारत में बहुत कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे जो है भारत से व्यापार भी जो अपना उठा लेते हैं। व्यापार से ज्यादा जो डेनिश लोग हैं वो अपने मिशनरी एक्टिविटीज के लिए जो है वो जाने जाते हैं। वो यहाँ पर आकर के जो है वो ईसाई संबंधित गतिविधियां जो है वो करते हैं। उससे रिलेटेड जो है वो इनको ज्यादा जो है वो जाना जाता है, बशर्ते कि ट्रेड को रिलेट करते हुए। तो यही चीजें जो है वो डेनिश कंपनी को लेकर के जो है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें इसी टॉपिक पे, तो जो रेस्ट रह जाता है वो होता है अंग्रेजों का यहाँ पर कंसोलिडेशन, जो कि भारत का पूर्णतः जो है वो इतिहास यहीं से बदलता है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। इसमें हम लोग जो है वो एक बार क्विक रिवीजन जो है वो करते हैं। सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए, वास्को ड गामा 1498 में सी रूट को जो है वो डेवलप करते हैं। जमोरिन उनका स्वागत करते हैं, कालीकट में पहुंचते हैं, व्यापार के लिए आते हैं केप ऑफ गुड होप होते हुए। वहां से आते हैं, सेकेंड विजिट 1502 में देते हैं, वहां से बहुत बढ़िया व्यापार करते हैं और फिर जो वो चले जाते हैं वहां से। उसके बाद जो है वो गवर्नर बनते हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा। और ये अल्मेडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम लोग कारतेज व्यवस्था भी कहते हैं, इसको जो है वो इनिशिएट करते हैं। इसमें अकबर को भी जो है वो समुद्री कर के रूप में जो है वो कारतेज जो है वो पे करना पड़ता है। या इस ब्लू वाटर पॉलिसी में जो है वो इन्वॉल्व जो है वो हो जाते हैं, जो अल्मेडा के द्वारा लाई गई थी। अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी बुकर्क आते हैं, और ये अल्बुकर्क आते हैं, और ये अल्बुकर्क जो है वो यहाँ पर सही मायने में जो है वो पुर्तगालियों का संस्थापक जो है वो कहे जा सकते हैं।
और ये जो है वो आते हैं, गोवा को जो है वो बीजापुर के सम्राट से जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। इसके अलावा भटकल को भी जो है वो कैप्चर करते हैं, और इसके अलावा जो है वो विजयनगर को भी जो है वो कृष्णदेव राय से जो है वो कैप्चर कर लेते हैं 1510 में। इसके बाद वो कुछ यहाँ पे स्थानीय महिलाओं से जो है विवाह करने का भी जो है वो पॉलिसी वगैरह जो है वो शुरू करते हैं। इसके अलावा पहली बार भारत में सती को बैन करने का जो काम है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही जो है वो करते हैं। तो सती प्रथा एबॉलिशन का काम जो है वो लिमिटेड क्षेत्र में ही, जितना दूर में ये पुर्तगालियों का अधिकार था उतने दूर में ही जो इस चीज को लागू करते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ सती जो है वो यही जो है वो बैन करते हैं। बाद में जो है इससे संबंधित कानून जो है वो एबॉलिशन ऑफ सती जो है वो सब लाया जाता है, जो लेटर अंग्रेज लोग जो करते हैं उस पर कानून आदि जो है वो ले आते हैं। तो अल्बुकर्क के बारे में इतनी चीजों को हम लोग को जान के रखना है। इसके बाद निनोडी कुन्हा आते हैं। ये जो है वो कोचिन से जो है वो कैपिटल को शिफ्ट करके गोवा जो है वो बना देते हैं। इसके साथ साथ ये दमन दीव वगैरह पर भी जो है वो अपना अधिकार जो है वो कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपना शासन चलाते हैं। उसके बाद पुर्तगीज लोगों का जो है यहाँ पर डिक्लाइन भी जो है वो हो जाता है, क्योंकि डच, फ्रेंच, इंग्लिश ये सब का भी जो है वो राइज होता है। इसके साथ साथ जो मुंबई जो होता है उसको भी जो है वो दहेज के रूप में जो है वो प्रिंस चार्ल्स को जो है वो दे देते हैं। फिर प्रिंस चार्ल्स जो है वो वापस मुंबई को जो है वो भाड़ा पर जो है वो लगा देते हैं। तो इन्हीं पुर्तगालियों को तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो उनका पतन जो है वो शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे पुर्तगाली जो है वो अवैध ट्रेड में भी जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो होती हैं, और पुर्तगालियों का जो है यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो डच आते हैं, और जो डच कंपनी है उसका जो है वो फॉर्मेशन होता है, जो कि 1602 में होता है, जिसका नाम रहता है वेरिंग दी ओस्ट इंडिशे कंपनी। तो वेरिंग दी ओस्ट इंडिशे कंपनी जो है वो बनती है 1602 में, और वो जो है वो भारत आती है, और आकर के जो है सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1605 में जो है वो अपना फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करती है। और उसके बाद जो है वो हम लोग जानते हैं कि बेदरा के युद्ध में जो है वो इंग्लिश लोग जो है वो डच को हरा देते हैं 1759 में, और यहाँ से डच का जो है वो समापन भी जो है वो हो जाता है। इसके बाद जो है वो इंग्लिश लोग आते हैं, जो कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जो कि 1600 में जो है वो फॉर्म हुई थी। तो ये जो है वो आता है क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर को लेकर के जो है वो आता है, और आकर के जो है वो सबसे पहले सूरत में जो है वो अपनी फैक्ट्री जो है वो लगाता है, और धीरे धीरे वो पूरी तरह जो है वो भारत पे तो कब्जा कर ही लेता है, जिसका हम लोग सेपरेट टॉपिक में जो है वो इतिहास हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो मेन हमारा आता है एक और जो राइवल आता है वो आता है फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो ग्लोबली बहुत बड़ी शक्ति थी। इवन एक समय ऐसा था कि वो इंग्लैंड से भी बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो आता है। उस दौर में फ्रांस में राजा होते हैं लुई 14वां, और उनके एक मंत्री होते हैं कॉलबर्ट। यही कॉलबर्ट जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाते हैं, जिसका नाम रहता है कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालिस, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालिस। और ये 1664 में जो है ये कंपनी जो है वो बनती है कॉलबर्ट के मतलब मदद से, या कॉलबर्ट के द्वारा जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद वो आते हैं, और जो है वो यहाँ पर पौंडीचेरी को जो है वो अपना सबसे मजबूत जो है वो सेंटर के रूप में जो है वो डेवलप करते हैं। फ्रांको मार्टिन जो है वो उनको ये पौंडीचेरी जो है वो मिलता है, और जो है वो 1954 तक पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच के कंट्रोल में जो है वो रहता है। तो इस तरह से पौंडीचेरी फ्रांस की शक्ति का जो है वो मुख्य केंद्र जो है वो बन जाता है। इसी बीच अंग्रेज जो है वो अपना यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शुरू करते हैं, और इंटरनेशनली भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है वो वार वगैरह छिड़ता है। उसका असर जो है वो यहाँ पर हम लोग को भारत में भी जो है वो देखने को मिलता है। इसी बीच भारत इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो है वो 3 गो युद्ध होता है, 3 बार युद्ध होता है, जिसको कि हम लोग कार्नेटिक वार्स के नाम से जानते हैं, जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर जो है वो होता है मेनली। तो पहला कार्नेटिक वार 1740 से 48 तक चलता है, जो कि एक्सला सापला की संधि के बाद 1748 में एक्स्ट्रा सापला की संधि के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह दूसरा कार्नेटिक वार जो है जो चलता है वो 1749 से 1754 तक चलता है। कोई बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन तो इस पे नहीं निकलता, लेकिन
पौंडीचेरी की संधि जो है वो 1755 के बाद जो है वो समाप्त जो है वो सेकंड कार्नेटिक वार जो है वो हो जाता है। और थर्ड कार्नेटिक वार जो सबसे ज्यादा डिसाइसिव होता है, जो कि 1758 से लेकर के जो है वो 1763 तक चलता है। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि 1763 के द्वारा जो है वो समाप्त हो दिया जाता है। इसी बीच जो है वो एक डिसाइसिव बैटल होता है, जो कि बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से जो है जाना जाता है। और इसी वांडीवास में जो है वो अंग्रेज की तरफ से आयरकूट और फ्रांस की तरफ से जो है वो काउंट डी लाली जो है वो लड़ाई करते हैं, और इसमें फ्रांस जो है वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है और इसको जो है वो यहाँ से वापस जो है वो जाना पड़ता है, और उसका जो है वो फ्रांस का जो है पतन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर अंग्रेज जो है वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो उभर कर आते हैं। तो यही जो है वो हमारा ये पूरा भारत में इंग्लिश मतलब जो यूरोपियन का एडवेंट है उससे संबंधित इतिहास जो है वो हम लोगों ने जाना और समझा। इसमें कई सारे हिस्टोरियंस के बहुत अच्छे अच्छे मत हैं, जिसमें एच डॉडवेल का मत भी जो है बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा लॉरेंस का भी मत है, जिसमें नैरेटिव ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स करके उनकी एक पुस्तक है, उसमें भी जो है वो वेरियस व्यू पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं, जो कि हमारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही सब सारी चीजें जो है जो हम लोगों ने देखी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग इतनी चीजें भी आपको ध्यान में रहती हैं, तो ये टॉपिक जो है वो सफिशिएंटली आपको काम आ जाएगा। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जरूर से आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा भैया, एक था कि जो बोले कि 1608 में 1608 में ब्रिटिश कंपनी जो है वो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री खोली, लेकिन हम 2-3 जगह पर है। ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें 1608 में भारत में जो अपनी, तो हम पढ़े थे कि क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसमें था कि पहला अपीयरेंस जो हुआ था उनका गुजरात में हुआ था, और एक बुक में लिखा है कि उनका पहला ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट जो था वो गुजरात था। बट पहली कंपनी जो उनकी खुली थी वो मछलीपट्टनम में खुली थी 1611 में, क्योंकि उस समय 1608 में जब ये पहला ट्रांजिट पॉइंट बना, उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आते हैं, जो सूरत में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी वो पहला मतलब परमानेंट सेटलमेंट उनका जो वही था वो 1613 में हुआ था, 1613 में। और जो मछलीपट्टनम की बात कर रहे हैं वो उनका अस्थायी रेसिडेंट था, मतलब वहां पर जो है वो परमानेंटली नहीं आए थे। मछलीपट्टनम में आए थे, वहां से हिसाब किताब ले रहे थे और हल्का फुल्का ट्रेड आदि जो है वो कर रहे थे। जो परमानेंट फैक्ट्री, जो परमानेंट ऑफिस या परमानेंट जो ये था वो पहला सूरत ही था, और जो है वो 1613 में जो है वो बनाए थे वहां पे। तो यही इन दोनों के बीच है, ये सूरत वाला फिक्स्ड और परमानेंट था और मछलीपट्टनम वाला टेम्पोररी था। हाँ, वो 1613 में परमानेंट बनाए थे, लेकिन एक बुक है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है कि 1611 द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ एट मछलीपट्टनम। नहीं तो उसको वहां पे आप एरो देके ऐड कर लीजिए, फर्स्ट अस्थाई फैक्ट्री, या जो है वो अस्थाई का जो भी इंग्लिश टर्म है वहां पे कर लीजिए। और स्थाई और अस्थाई के बीच का टेम्पोररी फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इंग्लिश की कहाँ खुली थी, क्या है, तो मछलीपट्टनम और सूरत अगर रहेगा तो फिर जब एकदम फर्स्ट फैक्ट्री की बात कर रहा है तब आप मछलीपट्टनम करिएगा। अच्छा, बुक्स वालों को ये सब कंफ्यूजन जो है वो दूर करना चाहिए। वही है। बहुत डिफरेंस हो जाता है स्थाई और अस्थाई के बीच में। हाँ, और 2-3 बुक हम देखे तो ऐसा कुछ क्लियर खास किया हुआ नहीं था, बस वो बाद में 1613 वाला दिया था, लेकिन इस चीज को चूंकि वो ये हाईलाइट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और मछलीपट्टनम में वो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम नहीं किए थे, वहां पर गए थे, शरण लिए थे और अपना ट्रेड जो है वो शुरू किए थे कि चलो यहीं से जो है हम लोग अपना व्यापार जो है वो शुरू करते हैं मछलीपट्टनम से। और उसके बाद जब ये अपनी मंशा के साथ आए, वहां से फरमान वगैरह लेते हैं और जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, तब उसके बाद जब इनका बिजनेस जो है वो किए, चलो अब हम एक ऑफिस बनाते हैं, अब यहाँ से जो हम लोग अपने ट्रेड को जो है दशा दिशा देते हैं, भारत को कब्जा करते हैं, ये सब काम करने के लिए जो वो समझ लीजिए कि सूरत जो है इन्होंने जो है वो शुरुआत की।
हाँ, यहाँ पर एक था कि इंग्लिश फैक्ट्री, अ फैक्ट्री वाज मेयरली अ ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है, और वहां लिखा था इट इज नॉट वर्दी दैट नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वाज कैरिड आउट इन दिस फैक्ट्री। बिल्कुल, फैक्ट्री हम लोग उसको कहते हैं, असल में वो दुर्ग जैसा जो है वो बनाते थे। हाँ, वो ऐसे ट्रेडिंग लोग, पोस्ट हाँ, के जैसा था। पोस्ट के जैसा रहता था। ये किताबों को इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। स्थायी और अस्थायी के बीच दो तरह का सवाल बन जाता है। और बताइए, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन?